नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530966089780455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड पीसीएस एग्जामिनेशन जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है अपकमिंग मंथ्स में, उसके लिए हम पेड क्विज को भी लगातार देख रहे हैं। अगला वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम। और आपको अगर उत्तराखंड पीसीएस के एग्जामिनेशंस के लिए हमारे पेड कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम अपना अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, मतलब ये स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, को प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के रूप में नया नाम दिया है। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो हमारा केंद्र सरकार का है, इसकी योजना थी ये पहले कौशल को काम, अब उसको रीनेम किया गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। ठीक, इसमें जो है बेसिकली पहले 5 एक अलग अलग स्कीम्स थी, जैसे कि एक थी सीखो और कमाओ, दूसरा थी उस्ताद, तीसरा हमारी धरोहर, चौथा नई रोशनी और पांचवा नई मंजिल। तो इन पांचों को इंटीग्रेट करके यहाँ पे प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन जो है इस नाम से इसको जाना जाता है। और बेसिकली इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोग हैं, स्पेशली जो आर्टिसंस वगैरह हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ावा दिया जाए और वुमेन लीडरशिप वगैरह इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे विकल्प हमारा सी जो है वो करेक्ट है। दिसंबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात हो रही है, इसके चीफ साइंटिस्ट के रूप में जो नए व्यक्ति नियुक्त हुए हैं वो कौन है? तो इनका नाम है जेरेमी फरार। ये नाम भी ध्यान रखेंगे, अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी जो फेमस होती हैं वो पूछ ली जाती हैं। हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एम्स कहते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसको टोबैको मुक्त क्षेत्र जो है घोषित किया गया है, तो ये है एम्स दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब, इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब किसके द्वारा बनाया गया है? तो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में कुछ प्रावधानों के साथ ये जो नया क्रिएशन है ये G7 नेशंस जो हैं, ठीक, उनके द्वारा बनाया गया है। हाल ही में स्वच्छ वायु के लिए प्रयास, दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये पूरी रिपोर्ट का नाम है। किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है? ठीक, तो यहाँ पे पूरा नाम तो नहीं, फिर भी जैसे जो ये स्टार्टिंग का नाम है स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर, है ना, इतना भी नाम हो सके तो ध्यान रखिएगा। इस टाइटल के साथ जो स्पेशली एयर पोल्यूशन वगैरह है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये रिपोर्ट बनाई गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है। अब इसमें देखिए सार्क जो एक समूह है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। ठीक, और विकल्प ए चुन लेते हैं फिर। ठीक है, सार्क जो समूह है बेसिकली फुल फॉर्म क्या है इसका? माफ कीजिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, और जो है इसका सेक्रेटेरिएट पूछा जाता है कई बार कि कहाँ पे है। अभी जो लास्ट ईयर आपका यूकेपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था 2021 में, ठीक है, उसमें भी सार्क पे डायरेक्ट क्वेश्चन शायद इसकी स्थापना से ही या फिर सेक्रेटेरिएट के बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं स्पेशली जिसमें इंडिया सदस्य है उन सब के बारे में पढ़िएगा। तो यहाँ पे इसका सेक्रेटेरिएट जो है काठमांडू नेपाल में है। ठीक, और इसके जो मेंबर नेशंस हैं उसको भी हो सके तो ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। आगे देखें IRBI, ठीक, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो जो हमारी बेसिकली ये थी, कह लीजिए इंडस्ट्रियल फर्म्स थी जिनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उन सब के रेफरेंस में यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। एक IRBI एक्ट बना था 1984, उसके माध्यम से 1985 में, है ना। तो डी विकल्प को चुनेंगे। अब देखें टिस्को की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। ठीक, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो ये इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी जो है अगस्त 1907 में जमशेदपुर में। ठीक, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई थी ये बताना है। तो दिसंबर 1997 में ये योजना स्टार्ट की गई थी
इससे पहले की 3 योजनाएं थी उसको सबस्यूम करके, जैसे कि ये तीनों योजनाओं का नाम बता देते हैं आपको। नेहरू रोजगार योजना थी पहली, ठीक है। दूसरी जो है अर्बन बेसिक सर्विसेज फॉर पुअर करके की स्कीम थी, और तीसरा था पीएम इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इन तीनों को मर्ज करके स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो अर्बन रीजन्स में मुख्य रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक कार्यक्रम था, इसको स्टार्ट किया गया था। आगे देखें, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जापान के बगल में कंट्री है फिलीपींस, उसकी कैपिटल है मनीला, ठीक, यहाँ पे स्थित है। इसकी स्थापना का जरा वर्ष हमको कमेंट करके बताइए। तो अगला है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है, जो हमारी स्टॉक मार्केट्स वगैरह है, जो सिक्योरिटी मार्केट इंडिया की, उसकी सुपरवाइजरी बॉडी जो है सेबी, उसकी स्थापना पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना का डेट था 12 अप्रैल 1988। आगे है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, एक्सिम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के लिए भी एक एक्ट बना था 1981 में, ठीक, तो उसी एक्ट के माध्यम से अगले वर्ष इसकी स्थापना हुई 1982 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व में जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं उनके एक कह लीजिए सुचारू रूप से रेगुलेशन के लिए एक संस्था बनाई गई, WTO 1995 में। इससे पहले भी एक संस्था थी गैट, है ना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आगे है अब वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे यूएस में वॉशिंगटन DC जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना का वर्ष 1944। आगे है ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक। तो इसकी स्थापना हुई थी जो है बगदाद में 1960 में, ठीक। लेकिन वर्तमान में इसका जो यहाँ पे मुख्यालय पूछा गया है, ये इसमें वियना में है, ऑस्ट्रिया में, ठीक। अगला है ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, या फिर अंग्रेजी में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, और हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक। आगे देखें, पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो देखेंगे 1969 में जो हमारे कुछ कमर्शियल बैंक्स थे, तो उसको नेशनलाइज करके एक सरकारी बैंक के रूप में जो है फॉर्म दिया गया, जिसमें से मुख्य रूप से जैसे इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, है ना, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब थे इसमें। तो ध्यान रखेंगे, फर्स्ट टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ है 14 बैंक्स का हुआ है, और दूसरी बार जरा कब हुआ आप ये हमको बताएं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये शायद अभी हमने आपसे ऊपर ही पूछा था, खैर क्वेश्चन ही आ गया। तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1966 में। इसकी लोकेशन हमने आपको बता ही दी थी। अब इसमें देखें 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है इसको बताना है। तो भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें कैरी आउट की जाती हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट है हड़प्पा, इसकी जो कह लीजिए खोज है, बेसिकली एक्सकेवेशन का कार्य किया जा रहा था जॉन मार्शल के गाइडेंस में। तो दयाराम साहनी जो थे, है ना, इनके अंतर्गत इसकी डिस्कवरी की गई सबसे पहली साइट। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे ठीक हैं। अब इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे वही इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं और किसके मतलब निर्देशन में उत्खनन या डिस्कवरी उसकी हुई, उसका पेयर है। तो चनहुदड़ो वाला गलत है, अमलानंद घोष लिखा हुआ है ना, तो इससे संबंधित थे बेसिकली आपके जो है ये NG मजूमदार, ठीक, इनका नाम ध्यान रखेंगे। अराउंड 1931 में जो है इसके बारे में जानकारी मिली है, चनहुदड़ो के बारे में। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिएगा। अब इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं और वो किस नदी के तट से संबंधित हैं। तो इसमें जो है चनहुदड़ो का गलत हो जाएगा, इससे संबंधित है इंडस रिवर, यहाँ पे दृष्टवती लिखा हुआ है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इनके बेसिकली कई सारे हमें एविडेंसेस मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये लोग जो है ट्रेड वगैरह करते थे अन्य सिविलाइजेशंस के साथ। तो उसी क्रम में है कि जो सुमेरियन सभ्यता आपने देखी होगी मिडिल ईस्ट के रीजन में, इनके साथ इनके व्यापारिक संबंध थे, ये वाला हमारा ठीक है ना।
निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मोहरों से प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो कई सारी सील्स प्राप्त हुई हैं, है ना, इंडस वैली एक्सकेवेशंस में, जिसमें मुख्य रूप से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो पशुपति के आइकन वाली सील है। और यहाँ पे जो मतलब इसमें से आइकन्स नहीं मिलते हैं सील्स पे, काऊ, हॉर्स, कैमल, ये सभी नहीं मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा जैसे ये पूरी मतलब इसकी जो लिस्टिंग है एक बार पढ़िएगा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब है कि सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं थी, है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जितने भी साक्ष्य मिले हैं हमें, वो एक प्रकार की मॉडर्न सोसाइटी थी, है ना, एक तरीके की सिटी वाली लाइफ जो है आज आप देखते हैं, तो उस समय के मतलब सुविधाओं के अनुसार वो एक शहरी सभ्यता थी। तो वही है कि इसमें जो है नगरीय जीवन की जानकारी मिलती है, इसकी इकॉनमी जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके द्वारा। और अगला है कि जो इनका कॉमर्स था, अन्य अभी जैसे हमने ऊपर देखा ना, सुमेरियन लोगों के साथ इनके ट्रेड वगैरह थे, तो काफ़ी जो इनका वाणिज्य था, व्यापार था, समृद्ध था। ठीक है, ये जो चारागाही अर्थव्यवस्था है, ये बेसिकली जो हम अर्लीस्ट एकदम देखते हैं ना कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमारे मानवों का एकदम उदय हो रहा था, तो ये उनसे संबंधित है। ठीक है, इंडस वैली के रेफरेंस में ये ठीक नहीं है। और क्राफ्ट वगैरह भी काफ़ी जो है एडवांस था, जैसे जो हमें मूर्तियाँ मिलती हैं, अन्य प्रकार के गहने वगैरह मिलते हैं। ठीक, तो इसमें हम सी को ऑड कर लेंगे। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट फिर से है। एक प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक, ये आकृति वाला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका नेपाल में भी स्थित है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, इंडस वैली के देखेंगे जो स्थल हैं मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया में मिलते हैं, नेपाल से संबंधित नहीं है। अब फिर से है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे ये जो धान के साक्ष्य, यानी कि जो धान की खेती की जाती है, ठीक, तो इसके साक्ष्य मिलते हैं जो इसमें इंडिया में साइट है लोथल। ठीक है, भोगवा नदी के संबंध में भी हमने देखा था ना, तो यहाँ से हमें डिस्कवरी मिलती है इसकी धान की खेती इंडस वैली सिविलाइजेशन में किए जाने की। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। बाकी के विकल्प जो है ये ठीक है, इनको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। अब फिर से कुछ स्टेटमेंट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के रेफरेंस में सही नहीं वाला बताना है। तो बी विकल्प इसमें गलत है। रोपड़ को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। तो जैसे हड़प्पा की एक साइट के बारे में भी हमने कई सारे फैक्ट्स देखे, तो स्मॉल हड़प्पा की संज्ञा दी जाती है लोथल को, है ना, रोपड़ को नहीं। रोपड़ जो है पंजाब में है, लोथल की साइट को स्मॉल हड़प्पा कहा जाता है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये ठीक है, इनको देख लीजिए। कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा भी इंडस वैली की एक साइट है राजस्थान में, और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। फिर से इसमें कुछ स्टेटमेंट हैं इंडस वैली के रेफरेंस में, देखिए कौन सा गलत है। तो यहाँ पे वक्राकार ईंट जो होती है ना घर बनाने के लिए ईंटें, तो यहाँ पे वक्राकार ईंटें रोपड़ से मिली हैं, तो ये गलत है। वक्राकार अगर ईंटों की हम बात करें तो उसके जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो चनहूदड़ों की साइड से मिले हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा इंडस वैली का चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा, चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई, जिस स्क्रिप्ट में लिखी गई, हालांकि अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, तो ये मेजरली हमको जो यहाँ से स्टैम्प्स मिली है ना, मोहरें, उस पर जो आकृतियाँ बनी थी, वर्ड्स लिखे थे, उससे जानकारी मिलती है। वर्तमान भारतीय जीवन का कौन सा क्षेत्र है जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है? ठीक है, तो अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिलीजन का कॉन्सेप्ट था, है ना, पूजा पाठ रिलीजन, वो अभी जो फॉलो होती हैं चीज़ें मोस्टली जो है उसी तरीके की हैं। इसको हम मोस्ट सूटेबल ऑप्शन इसमें से चूज कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है? देखिए क्या सही है क्या सही नहीं है, ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग। तो इसमें मोस्टली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कह लीजिए जो क्षेत्र था, तो उसमें ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न जो सबसे अंतिम स्थलों की खोज अब तक की गई है उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो जो है ठीक है कि सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है ना, यानी कि नॉर्दर्न जो होगा मांडा। अब बाकी के 3 स्टेटमेंट जो है गलत हैं, थोड़ा बता देते हैं इसमें कि जैसे जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है वो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। ठीक, वेस्टर्न मोस्ट की बात करें अगर हम तो ये सुतकांगे डोर है
और ये साउदर्न मोस्ट की बात करें तो ये दाइमाबाद है, ठीक, महाराष्ट्र में है ये। तो इस हिसाब से ध्यान रखिएगा ये पूरा। सिंधु सभ्यता की नगर योजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखिए अभी पिछले में सही पूछा गया था, यहाँ पे अब गलत पूछ लिया गया, ठीक। तो प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे और नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे, यानी कि नेट में क्या होता है, ऐसे वर्गाकार आकृति बनती है ना, तो कुछ इस प्रकार से मान लिया कि ऐसे ये एक शहर है ना, कुछ इस प्रकार की आकृति बनती थी। तीसरा है कि जो सड़कें थी एक दूसरे को त्रिकोण पर काटती थी, ठीक है। तो ऐसी सड़कें नहीं थी त्रिकोण वाली, समकोण पे काटती थी, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर से कुछ स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है। तो हड़प्पा का जो स्थल है रावी नदी के दाएं तट पे लिखा है ना, राइट बैंक, तो ये गलत है, ये लेफ्ट बैंक होना चाहिए, ठीक है, उस पे स्थित है। अब इंडस वैली का जो स्थल है मोहनजोदड़ो, ये भी अपने आप में काफी फेमस है, उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है ये पहला ही स्टेटमेंट गलत है। यह पाकिस्तान जो वर्तमान है उसके पंजाब प्रांत में स्थित है लिखा है। तो ये बेसिकली जो वर्तमान पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है ना, वहाँ पे इसकी लोकेशन है, ठीक। बाकी के ऑप्शंस ठीक है, इनको देख लीजिए। अब लोथल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? लोथल के बारे में अभी हमने ऊपर कई सारी बातें बताई हैं आपको, तो जान ही गए होंगे कि डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। भोगवा नदी के बारे में भी बताया गया था आपको। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ठीक, तो ये पशुपति की पूजा करते थे। अब है कि सिंधु सभ्यता का ज्ञान मनुष्यों को कैसे प्राप्त हुआ? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाहिर सी बात है, जो भी एक्सकेवेशंस 1921 के बाद से लेकर अब तक हुए हैं उसके माध्यम से जो चीजें हमें प्राप्त हुई वहीं से तो इन्फॉर्मेशन मिली है। सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? तो जो ये रीजन्स यहाँ पे लिखे हैं, ईरान, बहरीन, सुमेर, है ना, इन सबसे ही था। हड़प्पा स्थल इसमें से कौन सा है जिससे सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, यानी कि कॉटन का क्लोथ का साक्ष्य जो प्राप्त होता है? तो इससे ये पता चलता है कि उस समय भी जो है लोग कॉटन के क्लोथ्स को यूज करते थे। तो ये मिला है साक्ष्य में मोहनजोदारो से। लोथल कहाँ स्थित है इंडिया में? तो लोथल आप ये देखते हैं ऐसे इंडिया का मैप, तो ये जो रीजन है क्या है? गल्फ ऑफ खंभात। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित तो नहीं है? तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, कुछ जो साक्ष्य हमें मिले हैं अलग अलग साइट से, तो उसके रेफरेंस में एक अग्निकुंड मिला है जिसमें आप हवन वगैरह करते हैं ना, तो ये कालीबंगा लिखा है, ये गलत हो जाएगा। अग्निकुंड की अगर हम बात करें तो ये लोथल से है, ठीक। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से देखेंगे कुछ स्थल और वर्तमान में किस रीजन में या किस राज्य में स्थित हैं। तो रोपड़ भी हमने बताया आपको कि जो पंजाब इंडिया वर्तमान है यहाँ स्थित है, हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में देखेंगे तो राखीगढ़ी वगैरह है, ठीक। फिर से देखें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इंडस वैली के ही स्थल हैं और कहाँ पे स्थित हैं वर्तमान में। तो बाकी के बारे में बताया गया है। सुरकोटडा बलूचिस्तान लिखा है, गलत है। इंडिया का जो गुजरात है ना, वहाँ पे भुज के रीजन में ये स्थित था। निम्नलिखित में से कौन सा वह हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो पर्शियन गल्फ में जो कॉइन्स यूज होते थे उसकी कह लीजिए प्रेजेंस हड़प्पन साइट्स में मिली है, तो ये कौन सी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा और कालीबंगा, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट करके बताइए, ठीक। कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर का इंतजार रहेगा, ठीक है। और हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से अगले वीडियो में। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।